हेलो दोस्तों, नमस्कार। और कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जिस दिन का आप लोगों को इंतजार था वो घड़ी दोस्तों आ गया है। देखिए, भीष्म पितामह सीरीज हम लोग लेके आ गए हैं दोस्तों। भीष्म पितामह सीरीज में मैथ की आज पहली क्लास है दोस्तों। सुबह करंट अफेयर की क्लास मिल चुकी थी आप लोग को। मैथ की क्लास जो है शाम को मिलेगी 8 और 9 बजे। तो ये दोस्तों मैथ की क्लास है, आज पहली क्लास है। तो क्लास कैसे लगी आप लोग जरूर बताइएगा। लेकिन इसके पहले सूचना सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे बड़ी वैकेंसी 52,000 प्लस आ रही दोस्तों। उसके साथ में 9,500 एसआई की वैकेंसी आ रही दोस्तों। अब नहीं तो तब कब। अब जुट जाइए आप लोग और लग जाइए सुपर 5 क्लासेस से। और भीष्म पितामह सीरीज है दोस्तों। भीष्म पितामह सीरीज में आपको फ्री ऑफ कास्ट कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा दोस्तों। आपको फ्री ऑफ कास्ट जो है हम लोग जो है प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी से आप लोग क्या करना है दोस्तों, जुड़ जाना है। ठीक है, तो अब अपने दोस्त वगैरह सब जो दोस्त यार हों सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक का है शेड्यूल है। देखिए, यूपी पुलिस 2023 के भीष्म पितामह सीरीज हम लोग दोस्तों लॉन्च कर दिए हैं। देखिए, रीजनिंग शाम को 8 बजे मिलेगी, मैथ शाम को 9 बजे मिलेगा, हिंदी सुबह 7 बजे मिलेगी, और करंट अफेयर कितना बजे मिलेगी दोस्तों? 8 बजे मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइए दोस्तों। ये जान लीजिए, जितना उत्तर प्रदेश पुलिस का जो सिलेबस है पूरा हम लोग क्लियर करा देंगे। उससे और बेटर पढ़ाएंगे। कितना टफ भी आएगा अगर पेपर आप लोग पूरा करके आओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला है बालक। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है a माइनस बी का होल स्क्वायर तथा a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर तथा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लसा ज्ञात करना है दोस्तों। लसा आपको ज्ञात करना है ना। तो देखिए दोस्तों, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ जाओगे। इसमें जो है ना, आपको लसा ज्ञात करने के लिए कह दिया गया है। लसा ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, लसा ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन इसमें हम लसा मासा दोनों सिखा देंगे एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में। ये यूपीएससी का सवाल है। ठीक है, देखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए कितना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का है बालक ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ए माइनस, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब देखिएगा दोस्तों, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख का सकते हैं। ये तो वर्गांतर का सूत्र हो गया। ये का दोस्तों किसका फार्मूला हो गया? वर्गांतर का फार्मूला हो गया। तो वर्गांतर का फार्मूला मतलब एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, ये किसका फार्मूला दोस्तों? वर्गांतर का हो गया फार्मूला। वर्गांतर फार्मूला पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए माइनस बी। सही है। तो अब देखिए बालक, अब इसका हमें लसा लेना है। लसा का मतलब का है बालक? अगर लसा पूछेगा तो लसा का मतलब जो दोनों में हो, वो भी का हो दोस्तों? बड़ा से बड़ा हो। अब देखिए का है इसमें, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबसे, देखिए ए माइनस बी, यहाँ ए माइनस बी, देखिएगा ए माइनस बी है, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो बड़ा है तो इसको उठाएंगे। ठीक है, किसको उठाएंगे? इसको उठाएंगे। देखिएगा, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर उठाएंगे और का उठा लेंगे दोस्तों? ए प्लस बी उठा लेंगे। का उठा लेंगे? ए प्लस बी। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और कोष्टक में ए प्लस बी, यही दोस्तों का हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, का हो जाए एलसीएम। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है, ए का हो गया एलसीएम। अगर यही एचसीएफ पूछ लेता था, अगर बालक यही आपसे एचसीएफ पूछ लेता था, एचसीएफ अगर एचसीएफ पूछ लेता, एचसीएफ पूछ लेता तब, एचसीएफ का मतलब एक है छोटा छोटा उठाना है। मतलब जो इसमें भी डिवाइड हो और इसमें भी डिवाइड हो, का हो दोस्तों? जो दोनों में कॉमन हो। जैसे हम कह दें, देखिए ये तो मान लीजिए एलसीएम है, एचसीएफ का उठाना है। अब देखिए ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब इसमें कॉमन का है दोस्तों? ए माइनस बी कॉमन है, ए माइनस बी यहाँ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी है, लेकिन ए माइनस बी दोनों कॉमन है, तो यही ए माइनस बी इसका का हो जाएगा दोस्तों? एचसीएफ हो जाएगा। दोनों सिखा दिए कि क्वेश्चन में। अब अगर ऐसे सवाल बनेंगे तो आप नहीं लगा पाओगे, आराम से लगा लोगे। क्या दिक्कत है बोलो? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, नंबर सिस्टम का सवाल है, शेष का
तो ये सब सवाल दोस्तों एकदम हल्के हैं, देखते उत्तर की प्राप्ति कर लोगे, लेकिन लगवाना जरूरी है। ये सब हम ओरल लगवाते हैं ना, ऑफलाइन क्लास में ओरल चलता का है ना, फेस टू फेस बच्चों को देखते रहते ना, ऐसे लो उड़ा देते हैं बच्चे गर्दा। देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग दो, 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे। तो इसमें करना क्या है, पहले इसका देखिए पहले इसका हम निकालेंगे एलसीएम, किसका, इतने का 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम निकालने के बाद जो इसका देखिए इसका और इसका अंतर निकाल देंगे, जो अंतर आएगा वही एलसीएम में से घटा देंगे, वही हमारी संख्या होगा। ठीक है बालक, एक तो ये मेथड है, पहले मेथड 1 देख लीजिए तब जीटीओस लगवाएं, पहले ऐसे देख लीजिए। हम एलसीएम निकालेंगे, किसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकाल दोगे तो 840 आ जाएगा। ठीक है बालक, 840 आ जाएगा। तो जो संख्या होगा हमारा, बात समझिएगा, जो संख्या होगा बालक, देखिएगा इसका हम अंतर निकाल देंगे। देखिएगा इसका अंतर निकाल देंगे, पहले देखिए 4 - 3 है, उसके बाद कितना है 5 - 4 है, उसके बाद 6 - 5 है, 7 - 6 है, 8 - 7 है। सबका अंतर कितना है दोस्तों, 1 का है। सबका अंतर का है 1 का है ना, सबका अंतर का है 1 है। जब अंतर समान ना होता, तब अंतर अगर समान ना होता तो एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर इसका अंतर समान ना होता तो एक स्टेप और बढ़ जाते, तब लगाने का तरीका भी चेंज हो जाता। ठीक है, अब वो वाला सवाल कल बताएंगे आप लोग को, पहले फिलहाल में जान लीजिए। अगर अंतर समान ना होता तो एक स्टेप और बढ़ जाते, जब तक अंतर समान ना आएगा तब तक हम स्टेप बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो अंतर समान आ गया 1, 1 का, तो अब तब क्या करना है दोस्तों, अभिष्ट संख्या बराबर कितना, 840 - 1 कर दो कितना, 839 आ जाएगा, 839। ये है दोस्तों आपका लगाने का तरीका। ठीक है, ये है लगाने का तरीका। अब यही अगर आपसे जीटीओस करना है, जीटीओस करना क्या करना है, 4 से भाग दो, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है ना, अगर जीटीओ से भाग दोगे, देखिएगा 4 से भाग दोगे रिमाइंडर 3 आएगा, और 5 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। ठीक है, 5 से भाग दोगे रिमाइंडर 4 आएगा। तो जो सबसे सुटेबल लगे, जो भाग देने में आसानी, वही नंबर उठा लेंगे। हम उठा लेंगे किसको, 5 को। ये चीज समझ में आ गया बेसिक से ना, अब उठा लेंगे 5 से। अब जीटीओ मेथड देखना आपको, जीटीओ। ठीक है, अब उठा लेंगे का 5। अब बताइए, जब 5 से भाग दोगे रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए आपका। 5 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब का इसमें 5 से भाग दोगे रिमाइंडर 4 आएगा, 1 आएगा, कैंसिल हो गया। इसमें 5 से भाग दोगे तो 8 × 45, ये तो निपट गया। जिसका इकाई अंक 0 और 5 रहे, तो ऐसे ही कट जाए, निपट गया। अब इसमें 5 से भाग दोगे तो देखा 38 दे 10, 7 बचे, 35 बचे, कितना दोस्तों, 3 बचेगा। हमें बचना कितना चाहिए, 4। देखिए 39 में भाग दोगे तो 8 5 कितना, 7 बचे 35, रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों, 4। तो यही ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ये है जीटीओ मेथड। ठीक है, ये सब ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, जीटीओ से ओरल लगाओ। क्या करना है, जीटीओ मेथड, कोई भी एक नंबर उठा लो जो आपका मन करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अगर ये दोस्तों 11 है, अगर 11 और √n बराबर √112 प्लस √ कितना 343 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। ये यूपीएसआई में पूछा गया था, यूपीएसआई में। ऐसे कैसे क्वेश्चन दोस्तों आपको हल करवा देंगे, जो देखते उत्तर की प्राप्ति करोगे, और ऐसे हुबहू क्वेश्चन बनेंगे। कहा है ना, अब एक्सपीरियंस हो गया, कौन क्वेश्चन पूछ रहा है कौन नहीं पूछ रहा है, सब हम लोग पता चलने लगता है ना। तो आप लोग सिर्फ क्या करना है, जुड़ जाइए सुपर वाईफाई क्लासेस से, SWC। ठीक है, SWC, हाँ, सुपर वाईफाई क्लासेस। देखिएगा, अब इसको हम लिख सकते हैं कितना, देखिए 11 √n बराबर, ठीक है। अब देखिएगा ये जो है 100 कितना है, 112 √ पहले यहाँ देखिए 112 है बालक, इसको हम लिख सकते हैं √ कितना, देखिएगा 4 × 4, नहीं थोड़ा बेसिक्स बताएं, क्या है, पुलिस वाले हो आप लोग। देखिए 16 × 7 लिख सकते हैं, 16 7 112। अब इसको लिख सकते हैं 4 × 4 × 7 लिख सकते हैं। जब पेयर बन जाता है ना, तो वही बाहर निकल जाता है, यहाँ बाहर निकलेगा, ऐसे हो जाएगा।
समझ में आया। और पेयर बनेगा, यहाँ गोद नहीं आएगा, देखिए इसका मतलब अलग है, देखिएगा यहाँ गोद कर दोगे तो 4 मूल हो जाएगा, गोद से बाहर रहेगा, जो गोद के बाहर है जब ये अंदर आएगा 4 चौक 16 के रूप में आएगा। अगर यही दोस्तों 5 होता तो 5 अंदर आता, 5 यहाँ 25 के रूप में होता। अब बालक आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, सही है कि नहीं, कैसे अब लाएंगे यहाँ पे। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 4 अंडर रूट कितना 7, ठीक है, इसको लिख सकते हैं कितना 4 चौक 16 सत्ते 112, 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए। अब इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं 7, यहाँ देखिए 7 और अंडर रूट 7, 7 सत्ते, देखिए ये 7 है, अंदर आ जाएगा 49 बन जाएगा, 49 सत्ते 343 हो गया, सहमत हो। अब देखिएगा हे दोस्तों ये क्या है 11, 3 थोड़ी है, तो यन है ना, यन है ना, 3 कहाँ लिखे हैं हम, चलिए यन। अब इसको लिख सकते हैं 11 अंडर रूट यन बराबर 7 4 11 और अंडर रूट इसको जोड़ दीजिए, देखिएगा 7 4 11 अंडर रूट कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बालक। देखिएगा अगर आपका, अगर देखिए ये बेस देखिएगा 7 यहाँ है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, देखिए ये भी 7 ये भी 7, तो ये का हो जी बच्चों जुड़ जाएगा, 7 4 11 है, का हो गया अंडर रूट कितना आ गया 7 आ गया। तो हमसे क्या पूछा गया है बालक, हमसे पूछा गया यन का वैल्यू, तो यन वैल्यू देखिए यहाँ भी जा रहा है यहाँ भी जा रहा, तो यन बराबर देखिए यहाँ भी अंडर रूट यहाँ भी अंडर रूट, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों पक्षों को तुलना करने पर हम लिख दें तुलना करने पर, तुलना करने पर तो यन बराबर का आ जाएगा बालक 7 आ जाएगा, यन बराबर का आ जाएगा 7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, यन बराबर का आ जाएगा 7 आ जाएगा, लगाइए, ठीक है, कोई डाउट है का इसमें, डाउट नहीं होना, सब इजी सवाल है सब, ठीक है। देखिए 11 अंडर रूट यन बराबर कितना, ए कितना है बालक, देखिएगा 112 है, तो एक हम जब बाहर निकालें कितना निकालेंगे, तो ऐसे ऐसे कर देंगे 4 गुड़े 4 गुड़े कितना 7, 4 चौक 16 7 112, एक 4 बाहर निकल के कितना आ गया 7। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 7 गुड़े कितना 7 बाहर निकाल देंगे, अंडर रूट बचा कितना 7, ये 4 अंदर जाएगा 4 चौक 16 के रूप में रूप धारण कर लेगा, ठीक है, ये सब जानिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है ना। चलिए इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या ना 294 सॉरी, यहाँ 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, ठीक है। अब इसका हमें फैक्टर करना है, 294 के क्या करना है दोस्तों, 294 के क्या कर लेना, फैक्टर कर लेना। देखिएगा 294 का अगर आप फैक्टर करोगे 2 गुणे कितना 3 गुणे कितना, अब देखिएगा 7 से कटेगा का 2 तिहाई 6 और इसको 7 चौक 7 दूना 14, हाँ सही है, 7 गुणे 7 कितने 7 गुणे 7, हाँ ठीक है, 2 तिहाई 6 सत्ते 42, 2 तिहाई 6 सत्ते 42, 42 सत्ते 294, ठीक है। यही कहा गया है 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करा जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिएगा इसमें पेयर चेक करना है, पेयर चेक कर ले, पेयर दोस्तों का कर लेना है, चेक कर लेना, जैसे का दिया जाएगा। देखिएगा अब इसको 7 गुणे 7 करा दोगे दोस्तों, पूर्ण वर्ग नहीं बन जाएगा, 7 सत्ते 49, इस बात से सहमत हो कि नहीं आप लोग। देखिएगा 294 में किस संख्या से गुणा कराया जाए पूर्ण वर्ग बन जाए, छोटी छोटी संख्या। अब देखिए 7 गुणे 7 अगर आप कर दे रहे हो 7 सत्ते 49 हो जा रहा है, इस बात से सहमत हो कि नहीं। अब देखिएगा यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, 3 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, इसमें अगर आप 2 से गुणा करा दोगे तो 2 दूना 4 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इसमें दोस्तों अगर आप 3 से गुणा करा दोगे तो 2 तिहाई 6, ये भी 3 त्रिका 9, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ये भी पूर्ण वर्ग, ये भी पूर्ण वर्ग, ये भी पूर्ण वर्ग। तो मतलब क्या घट रहा है, किससे गुणा कराना, 2 तिहाई 6 से। तो वह संख्या क्या है दोस्तों, एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो वह ना तो गुणा कराने से गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो वह संख्या क्या होगी, देखिए गुणनफल, तो उसका गुणनफल ना वह संख्या ऐसे लिख ला,
ऐसे नहीं, वह संख्या का लिखो, संख्या लिख लीजिए। ठीक है, वो संख्या क्या होगी दोस्तों, वह संख्या क्या होगी, 2 गुणे 3, 3 दूना 6, ठीक है 6। अब 6 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें जो 294 में अगर आप गुणा करा दोगे तो उसका दोस्तों पूर्ण वर्ग बन जाएगी। सहमत हो इस बात से, सही है ना। अगर यही घन होता तब तो यहाँ कितना 2 बार 2 2 का गुणा कराया जाता, अगर यहाँ का 2 बार 3 3 का गुणा कराया जाता, यहाँ 7 2 बार है, सिर्फ 1 बार 7 का गुणा कराया जाता, ठीक है, तब एक का बन जाता दोस्तों, पूर्ण घन बन जाता। समझ में आया, ठीक है। जैसे 2 1 बार है तो घन, अगर कहता घन बनाने के लिए तो 2 बार 2 गुणा करा, 2 दूना 4 दूना 8 घन बन जाएगा, तो किसका गुणा कराओगे, 2 गुणे 2। और 3 का हो, अगर यहाँ 3 है, सिर्फ 1 बार है, यहाँ 2 बार 3 3 गुणा कराना पड़ता। यहाँ 7 2 बार है, घन बनाने के 1 7 घट रहा, तो यहाँ 1 बार 7 का गुणा कराना पड़ता। ठीक है बालक, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि नहीं, घन वर्गमूल वर्ग वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग वैसे बहुत समझदार हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत प्यारा सवाल है यार। देखिए क्या है, देखिए 6 प्लस 6 प्लस 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक 6 और होना चाहिए यार, 6 और प्लस कितना 6, कोष्टक बंद, उसके बाद कितना भागे कितना 6 और कुलिक बटा कितना बालक 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 6 12 18 24। ठीक है, 24 में अगर 6 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा 6 12 24, 6 12 18 24 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 24, ठीक है, और भागे कितना बटे लिख दें या भागे लिख दें, बात एक ही होगा। या तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, डायरेक्ट करेंगे तभी बेटर रहेगा। देखिएगा ऐसे मजा नहीं आएगा। देखिएगा अब इसको पूरा जोड़ दोगे 24, ये तो कोष्टक, पहले कोष्टक हल होगा, अब इसको जोड़ दो, कितना आ गया 24, 24 6 भाग दे दिए, कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया, 24 में 6 भाग दे दिए, कितना आ गया 4। अब इसको देखिए एक कोष्टक में नहीं है, इसको क्या लिख सकते हैं पता है, देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा इसको लिख सकते हैं 4, देखिएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 और प्लस 4 बटा 4। ठीक है, समझ में आया। अगर ये कोष्टक होता ये भी पूरा क्या कर देते, जोड़ देते, 4 8 12 16 करके तब 4 का भाग देते, लेकिन ये कोष्टक में नहीं है। कोष्टक में अगर होता तो ऐसे सेम टू सेम लग जाता। अब ये कोष्टक में इसको हमने जोड़ के 6 भाग दे दिए, कितना आ गया 4 आ गया। अब इसमें भाग देंगे 4 का नाम 4, देखिए 4 का नाम 4 कैंसिल हो गए, 4 12 4 8 12 1 13, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4 बटा 13 ही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए, बहुत इजी सवाल था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि कोई ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो यह अपने गंतव्य पर 12 मिनट की देरी से पहुंचती है। हालांकि जब इसकी चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो यह केवल 3 मिनट की देरी से पहुंचती है। तो इस यात्रा को पूरा करने में ट्रेन द्वारा लिया गया सही समय क्या है, ट्रेन द्वारा लिया गया सही समय क्या है। देखिएगा चाल और समय एक दूसरे का होता है विलोमानुपाती है दोस्तों। अगर आपका चाल अधिक है तो समय कम लगेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं, चाल और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती। अगर आप बाइक तेज चला रहे हो तो कहीं पहुंचने में समय कम लगेगा। चाल और समय एक दूसरे का होता है विलोमानुपाती। अगर समय अधिक लग रहा है तो आपकी स्पीड का है दोस्तों कम है ना, समझ में आया। देखिए पहली चाल कितना है दोस्तों, पहली चाल देखिए पहली चाल और क्या है दोस्तों दूसरी चाल। ठीक है, चाल ना, ठीक है, पहली चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल कितना है दोस्तों कितना है 64 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है 64 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको कटा दीजिए, किससे कटा दिया जाए 16 से, 16 3 48, 16 चौका 64,
जो समय हो जाएगा दोस्तों विपरीत हो जाएगा, इसका जस्ट विपरीत 4 और 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 और 3 हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता आपसे एक ट्रेन की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे ट्रेन की चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, उनके समयों में रेशियो बताइए, तो ये 3 और 4 इनके चालों में रेशियो आएगा, समय में जो रेशियो आएगा दोस्तों जिस विपरीत हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा। इस बात से सहमत हो? देखिएगा 12 मिनट देरी से है और उसके बाद यहाँ कितना देरी पे है? 3 मिनट देरी से, है ना। जब वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो 12 मिनट देरी से होती है, जब 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है 3 मिनट देरी से होती है। ये बताइए आप हमें सिर्फ ये बताइए, तो 12 मिनट और 3 मिनट में बड़ा कौन है? बोलो। ये -12 होगा, ये -3 होगा, देरी 12 मिनट, देरी कितना? 3 मिनट, तो -3 मिनट वाले का है दोस्तों? बड़ा है ना। तो हम अंतर निकालेंगे, अंतर मतलब बड़े में छोटा घटाना होता है, -3 और माइनस कितना? 12, तो माइनस गुड़े माइनस का हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितने का आया? 9 मिनट के। कितना आ गया? 9 मिनट के। अब इसका अंतर कितना आएगा? देखिएगा इसका अंतर दोस्तों, इसका अंतर कितना आया? 1 आया। यही 1 यूनिट बराबर कितने के? 9 मिनट के। यही 1 यूनिट बराबर कितने के? 9 मिनट के। अब देखिएगा, चाहे यहाँ पे लगाइए, चाहे इस पर लगाइए, चाहे देखिए, चाहे इस पर वाले पर लगा के इसको 12 घटाइए, चाहे इस पर वाले लगा के 3 घटाइए, तभी देखिए। तो बताइए, या केवल 3 मिनट की देरी से पहुंचता, तो इस यात्रा को पूरा करने में ट्रेन द्वारा लिया गया सही समय क्या है? ट्रेन द्वारा लिया गया सही समय क्या है? तो 1 मिनट बराबर 9 यूनिट के। तो हम इस पर लगा दें दोस्तों 4 मिनट बराबर कितने के? 4 मिनट बराबर 9 चौक 36, 9 गुणे कितना? 4, 9 चौक 36 मिनट के, 36 मिनट के। ये सही समय नहीं दोस्तों, सही समय का होगा, सही समय जब 36 मिनट आप ले रहे थे ना, तो 12 मिनट देरी से पहुंच रहे थे। 36 मिनट जब ले रहे हैं तो आप 12 मिनट देरी से पहुंच रहे थे, तो सही समय का हो जाएगा 36 माइनस कितना? 12 बराबर कितने के? 24 मिनट के। यही दोस्तों का हो गया, आपका सही समय हो गया 24 मिनट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। समझ में आया? अब अगर दोस्तों इस पर रख देते तो 9, देखा 1 मिनट बराबर 9 के, 3 मिनट बराबर 9 त्रिक 27 के, तो अब कितना घटाते? 3, 27 में से 3 घटाते तो भी 24 आता। सही समय का होगा दोस्तों 24 मिनट होगा। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं। अब आप लोग लगाइए, ठीक है। ये जान लीजिए, जो चीजें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, आपको फिर समझाया जाएगा। इस सवाल में कोई दम है ही नहीं, ठीक है। फिर वीडियो करना समझ में रिटर्न कर देख लीजिए, हाँ, प्ले लिस्ट में पड़ा रहेगा हमेशा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन एक विद्युत खंभे को पार करने में कितना समय लगाएगा? एक देखिए, जो रेलवे है, एक विद्युत खंभा, पोल या किसी व्यक्ति को पार करने में कितना दूरी तय करे पता है? अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, ठीक है। अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो आपको पता है समय बराबर का होता है? दूरी बटा चाल होता है। तो हमसे समय पूछ लिया गया, दूरी कितना है? 160 और चाल कितना है? 72 किलोमीटर। 72 गुणे इसको किस में चेंज कर देना है दोस्तों? 5/18 में। काहे भी ना चेंज कर देना है, क्योंकि ये मीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा में। मैथ में यही जानना है आपको, मैथ में क्या होता है दोस्तों? मात्रक समान होना चाहिए। अब इसको 5/18 से दोस्तों क्या करा देना है? गुणा करा देना है ना। तो 5/18 से गुणा करो, ये 18 ऊपर चला जाएगा। इस बात से सहमत हो कि नहीं आप लोग? ये 18 दोस्तों ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 18 हम यहां लिख सकते हैं। इस बात से सहमत हो आप लोग, ठीक है। 18 का नाम 18, 18 चौका 72, ठीक है बालक। अब इसको करा दीजिए, 5 चौका 20 हो जाएगा, तो 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 भाग दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों? 8 सेकेंड, 8 सेकेंड, ठीक है। विद्युत खंभे को कितने समय में पार करेगी दोस्तों? 8 सेकंड में। विद्युत खंभे को कितने सेकंड में पार करेगी? 8 सेकंड में। सहमत हो इस बात से? किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक संख्या को लगातार 6 और 4 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2 और 1 बचता है, तो उसी संख्या को 10 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? लगातार, ये लगातार वर्ड बहुत बढ़िया वर्ड है, हाँ। ये लगातार, एक का है दोस्तों ना, एक का पूछ रहे पता है कौन सा शेष है? सक्सेसिव रिमाइंडर का शेष पूछ रहा आपको। सक्सेसिव रिमाइंडर में का होता है? अब यहां हम लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। ये लगातार वर्ड आएगा, लगातार क्रमशः
क्रमशः, लगातार, क्रमशः, क्रमागत, 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 और उसके बाद उत्तरोत्तर शेष, उत्तरोत्तर शेष, और सक्सेसिव रिमाइंडर जिसे कहा जाता है, सक्सेसिव, सक्सेसिव, ठीक है, सक्सेसिव रिमाइंडर, ठीक है, सक्सेसिव रिमाइंडर। देखिए अब इतना सब वर्ड आएगा तो ये सवाल इसी बेस में लगेंगे। इसका उत्तरोत्तर शेष, उत्तरोत्तर शेष का मतलब होता है दोस्तों उत्तरों का उत्तर, ठीक है, उत्तरों का उत्तर, कहीं कहीं उत्तरोत्तर शेष देता, कहीं क्रमागत कहता है दोस्तों, कहीं क्रमशः कहता है, कहीं लगातार कहता है, सबका मतलब एक ही होता है, एक ही पैटर्न सवाल लगेगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, मिटाया जाए तब सवाल लगेगा यहाँ पे ना, देखिएगा। देखिए बालक, अब बात समझिएगा, अब इसका मतलब ये हो गया, आप लोग देखिए ऐसे लगाना है, देखिएगा, देखिए एक संख्या को 6 और 24 से भाग देने पर शेष 2 और 3 बचता है। 6 नहीं, हाँ 6 और 4 से, सॉरी, हाँ 6 और 4 से भाग देने पर शेष 2 और 1 बचता है ना, थोड़ा गलत वर्ड प्रयोग कर दिए। एक संख्या को लगातार या क्रमशः, सक्सेसिव, या कह सकते हो एक संख्या को उत्तरोत्तर 6 और 4 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2 और 1 बचता है। 6 और 4 से भाग दोगे शेष कितना, 2 और 1 बचेगा। जो अंतिम भाजक है दोस्तों, हमेशा का मानना 1, हमेशा 1 नहीं मानना है। कभी कभार इस सवाल में कंडीशन देता अंतिम भाजक 3 है, अंतिम भाजक 4, अंतिम भाजक 5 है, लेकिन यहाँ अंतिम भाजक का मानना है दोस्तों 1 मानना। अगर आप इंडिविजुअल क्लास करते हैं पहले इसका हम बेसिक बताते हैं, यहाँ बेसिक नहीं, डायरेक्ट आप सवाल पा जाइए, ठीक है। तो अंतिम भाजक का मानेंगे 1 मानेंगे, जब अंतिम भाजक ना दिया रहेगा तब। और एक कंडीशन है, और कहा गया शेष बचता उसी संख्या को 10 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब देखिएगा 10 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, ये सवाल कब हल हो पाएगा पता है, एक कंडीशन होता है इसमें, देखिएगा 4 गुणे 6 बटा 2 गुणे 1। अब इससे देखिए 4 गुणे 6 मतलब कितना, 6 चौक 24 और 2 गुणे 1 मतलब 2, ये डिवाइड है, हाँ डिवाइड है, उत्तर तय हो तब इसका उत्तर तय होगा, अगर डिवाइड नहीं होता तो इसका उत्तर तय नहीं होता, ठीक है, ये जान लीजिए। अगर बेसिक से लगाएंगे तब पता चलेगा, बेसिक अभी फिलहाल में लगवाएंगे नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, फिलहाल में आप लोग जान लीजिए, सही है कि नहीं। ये उत्तर तभी तय होगा जब ए वाली दोनों संख्या ए वाली संख्या से भाग देने पर ये डिवाइड होगी, हाँ जो ये भाग का है लगातार 4 और 6 से जो भाग दे रहे हो और जो शेष बच रहा है इसमें से गुणा, इसका गुणा और इसका गुणा कर अगर भाग दे रहे हो डिवाइड होगा तभी ये उत्तर तय होगा, अन्यथा उत्तर नहीं तय होगा, ठीक है बालक। अब देखिएगा अंतिम भाजक कितना मानना, 1 मानना है, और कहीं कंडीशन देगा अंतिम भाजक 2 तो यहाँ 2 ले लेना है, और अन्यथा आपको 1 ही मानना है। अब देखिएगा 4 का नम 4 1 5, ठीक है, 4 का नम 4 1 5 और 6 5 30 2 32, ठीक है 32। अगर ये पूछा जाता वह संख्या क्या है, अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाता वह संख्या क्या है तो 32 आपका आंसर हो जाता। अगर सिर्फ आपसे संख्या पूछा जाता तो 32 आपका आंसर हो जाता, लेकिन आगे कंडीशन दे दिया गया उसी संख्या में 10 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा दोस्तों। अगर इसमें 10 से भाग दोगे, ठीक है 10 से भाग दोगे, अगर इसी 32 में आप 10 से भाग दोगे तो शेष का बचेगा, सबको पता है इसमें क्या है, शेष का बचेगा दोस्तों 2, ठीक है। अगर इसी में 10 से भाग दोगे तो 32 में 10 का भाग दो 10 3 30, शेष कितना बचेगा 2, ऑप्शन नंबर बालक बी करेक्ट है, ठीक है। एकदम डिटेल्स बढ़िया बता देंगे, आप लोग घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए 1 2 3 नहीं 1 2 2 3 3 3 3 बार है, 4 4 बार है, 5 5 बार है, 6 6 बार है, 7 7 बार है, का औसत बताओ। बताइए दोस्तों, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा उसको लिख सकते हैं 1 का वर्ग, इसको लिख सकते हैं कितना 1 का वर्ग, प्लस इसको लिख सकते हैं कितना 2 का वर्ग, और 3 को लिख सकते हैं कितना 3 का वर्ग, ठीक है बालक 3 का वर्ग, और 4 को लिख सकते हैं 4 का वर्ग, और 5 को लिख सकते हैं 5 का वर्ग, 6 को लिख सकते हैं कितना 6 का वर्ग, 7 को लिख सकते हैं कितना 7 का वर्ग। सही है, हाँ अरे 7 7 बार है तो 7 7 49, 7 गुणे 7 ना 7 तो 7 7 बार जोड़ेंगे 49 आएगा, उसको लिख सकते हैं 7 का वर्ग, ठीक है बालक। ऐसे ऐसे सवाल बन रहे हैं अब ना। एक का बन गया,
प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल हो गया। तो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का औसत योगफल का होता, देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल यहां लिख दें। वर्गों का योगफल बराबर होता है n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1 अपान कितना 6। एक का होता दोस्तों योगफल बराबर होता, एक का होता योगफल बराबर होता। इस बात से सहमत हो कि नहीं आप लोग? एक का होता योगफल बराबर होता इतना। अगर आपसे पूछा जाता प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का होता तो n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक 2n+1 अपान 6 होता। लेकिन हमसे क्या पूछा गया? औसत। तो औसत बराबर का हो जाएगा, औसत बराबर होता योगफल बटा नंबर। तो कितना n का वैल्यू का हो गया एक, देखिए कितना बार है 7 और n+1 7 1 8 और देखिए 2n+1 7 दूना 14 1 15 और बटा कितना 6 इंटू कितना n ना। औसत बराबर का होता है योगफल बटा नंबर, औसत बराबर का होता है योगफल बटा नंबर। अगर इसको हल कर लोगे दोस्तों क्या हो जाएगा? योगफल हो जाएगा। और औसत बराबर का होता है, देखिएगा औसत बराबर होता है योगफल बटा का नंबर। औसत बराबर का होता है दोस्तों योगफल बटा नंबर ना, दिख रहा ना। तो अब नंबर या तो देखिएगा अच्छा देखिएगा, अब इसको हम देखिएगा, अब बात समझिएगा। और नंबर टोटल कितना है गिन लीजिए, देखिएगा अब ये मत सोचिए कि नंबर कितना है 7 ही नंबर है, नहीं, सब अलग अलग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 नंबर हैं। तो इसको या तो बटा हम 28 कर दें, ठीक है, बटा 28 कर दें, लेकिन ऐसे कर दें या तो हम डायरेक्ट इसको है यहाँ गुणा करा दें। देखिए या तो हम डायरेक्ट यहाँ 28 का गुणा करा दें, बात एक ही हो जाएगा। अब कटा दीजिए, 7 का नाम 7 7 चौका 28, ठीक है बालक, 7 का नाम 7 7 चौका 28 और कटा दीजिए 4 का नाम 4 4 दूना 8, इसको कटा 2 का नाम 2 2 3 6 3 का नाम 3 3 5 15, तो कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया, 5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। ऐसे ऐसे सवाल बनेंगे दोस्तों, आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे दोस्तों। जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लगाइए ये वाला सवाल लगाइए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। एक क्लास के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 52 है, एक क्लास के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 52 है। 20% होशियार विद्यार्थियों का औसत अंक 80 है और 25% कमजोर विद्यार्थियों का औसत अंक 31 है। तो शेष 55% विद्यार्थियों का औसत अंक क्या होगा? औसत बराबर का होता है दोस्तों योगफल बटा नंबर होता, आपको पता है, बता दें आपको। औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर। इसको औसत एवरेज लिख सकते हैं, योगफल टोटल लिख सकते हैं, n को n लिख सकते हैं। अब ऐसे तिक्खा गुणा होगा तो n औसत गुणे एवरेज बराबर टोटल निकल के आएगा। इस बात से सहमत हो? बोलो, इस बात से सहमत हो कि नहीं? बोलो बालक, नंबर एवरेज का गुणा कराओगे हमेशा टोटल निकल के आएगा, ठीक है बालक, हमेशा टोटल निकल के आएगा। इसको मिटा दिया जाए, अब सवाल पा जाइए दोस्तों, मतलब n80 नंबर एवरेज का गुणा कराओगे हमेशा क्या निकल के आएगा दोस्तों? टोटल निकल के आएगा। देखिएगा, देखिए देखिए n80 इसका गुणा कराओगे हमेशा टोटल निकल के आएगा, नंबर एवरेज का गुणा कराओगे हमेशा टोटल निकल के आएगा। अब देखिए एक क्लास के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक कितना 52, जब परसेंटेज वाली बात हो गया तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे?
100 होंगे, 100% हो गए, जिसका औसत कितना है 52, तो योगफल कितना हो जाएगा दोस्तों 5200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5200 हो जाएगा। ठीक है, 5200 हो जाएगा। अब आगे कहा गया है दोस्तों 20% विद्यार्थियों का औसत कितना है दोस्तों 80 है, तो योगफल कितना हो जाएगा 8 दूना 16, कितना हो जाएगा दोस्तों 1600 हो जाएगा। अब आगे कहा गया है दोस्तों 25% विद्यार्थियों का औसत अंक कितना 31 है, तो 25 गुणे कितना 31, मतलब नंबर कितना परसेंटेज कितना है 25 और एवरेज कितना है दोस्तों 25% विद्यार्थियों का औसत कितना है 31 है, तो योगफल कितना हो जाएगा 25 गुणे 31। ठीक है, अब गुणा करा दोगे 25 से करना 25 और 25 3 75 2 77। ठीक है बालक, अब इसमें क्या कहा गया है दोस्तों शेष 55% विद्यार्थियों का औसत बताना है। शेष 55% विद्यार्थियों का आपको औसत बताना है बालक। तो देखिएगा अब इसको जोड़ दीजिए, ये कितना, अगर इसको जोड़ोगे तो 45% आ जाएगा, 45%। ठीक है, अब इसको जोड़िए कितना आ रहा है देखिएगा, 5 0 5 जोड़ोगे दोस्तों कितना आ गया 5 और कितना 2 और 7 5 12 2 7 6 13। ठीक है, देखिए फिर जोड़ देते हैं। अब देखिए 1600 में ये सही गुणा हुआ है ना, 25 से करना 25 25 3 75 75 2 77 सही है। अब जोड़ दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 5, इस बात से सहमत हो। अब इसको जोड़ दो कितना आ गया देखिएगा, ऐसे जोड़ दो 2 अब इसको जोड़ दो 7 6 13। रुक जाइए, थोड़ा गड़बड़ हो गया, कहा गुड़ा 775 होगा ना, थोड़ा गुड़ा यहाँ गड़बड़ हो गया, देख लीजिए बालक, गर्मी में दिक्कत हो गया। ठीक है, देखिएगा 25 से करना 25 5 हाथ से लगा दो, 25 3 75 2 77। ठीक है, तभी तो हम सोच रहे हैं कैसे इतना ज़्यादा हो जा रहा है। अब इसको जोड़ोगे दोस्तों कितना आएगा, प्लस कर दोगे 2375 हो जाएगा। ठीक है बालक 2375। अब आपसे पूछा जाए 35 कितना है 45%, 25 20 और 25 45% विद्यार्थियों का योगफल कितना हो जाएगा दोस्तों 2375। ठीक है, 2375 हो जाएगा। अब इसका अंतर निकालोगे दोस्तों, इसका अंतर निकालोगे तो 5200 में से 2375 घटाओगे दोस्तों 2825 आएगा। कितना 2825 आएगा, कितना 2825 आएगा। तो ये कितने 2825, जो 2825 आया दोस्तों, ये कितने विद्यार्थियों का योगफल आया 55% विद्यार्थियों का योगफल आया। तो औसत का हो जाएगा देखिएगा, औसत का हो जाएगा देखिएगा, औसत बराबर हो जाएगा दोस्तों कितना, औसत बराबर हो जाएगा 2825 बटा कितना 55। अब भाग दे दोगे दोस्तों आ जाएगा 51.3। ठीक है, 51.3। ठीक है, देखिएगा औसत बराबर अगर ये पूछा होता 55% विद्यार्थियों का योगफल कितना होगा तो 2825। अगर ये पूछा होता 45% विद्यार्थियों का योगफल कितना होगा दोस्तों तो 2375। अगर पूछा गया 55% विद्यार्थियों का योगफल कितना होगा तो कितना होगा दोस्तों 2825। लेकिन पूछा गया 55% विद्यार्थियों का औसत क्या होगा 2825 बटा 55। ठीक है, कितना 51.3। ठीक है बालक, यही आपका एवरेज होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लगाइए इसको। लगाइए, गर्मी बहुत तेजी है। हाँ देखिएगा, ए और बी एक काम को अलग अलग 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है तो शेष कार्य भी समाप्त करता है तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। देखिएगा कौन है, ए हैं कितना दिन ले रहे हैं 10 और बी हैं कितना दिन ले रहे हैं दोस्तों 15। ठीक है, अब इनका जो एवरेज हो गया यहाँ औसत हो जाएगा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिल के ना इसका अगर आप निकाल दोगे एलसीएम निकाल दो कितना आ गया 30। ये जो 30 आए ये दोस्तों एलसीएम जो आता है 30 आता है, यही आपका पूरा काम होता है। ठीक है, जो इन दोनों का एलसीएम आता है वही पूरा काम होता है। अब इसमें भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, इसमें भाग दोगे दोस्तों कितना बार जाएगा 2 बार। अब कह सकते हो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है, एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। अब देखिएगा
काम शुरू करते हैं और 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, मतलब ए और बी 4 दिन तक काम किए हैं। देखिएगा ए और बी 4 दिन तक काम किए हैं, तो ए प्लस बी कितने दिन तक? 4 दिन तक। 4 दिन तक काम किए हैं, ए और बी 4 दिन तक काम किए हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 3 यूनिट, और बी एक दिन में कितना करेगा? 2 यूनिट। तो एक दिन में दोनों साथ मिलकर कितना करेंगे दोस्तों? 5 यूनिट काम करेंगे। ए और बी अगर दोनों साथ मिलकर करेंगे तो 5 यूनिट काम करेंगे, तो 4 दिन कितना काम करेंगे? कुल 5 चौका 20 यूनिट। अब शेष बचा कितना? शेष कितना काम बचा? 10 यूनिट। अब 10 यूनिट जब ए चला जाता तो बी अकेले करेगा। बी एक दिन में कितना कर रहा है? 2 यूनिट, तो 2 का भाग दे दोगे तो कितना करेगा? 5 दिन लेगा। कितना? 5 दिन। मतलब कह सकते हो बी अकेले काम करेगा। इसको ऐसे बना दे, नहीं थोड़ा आप कंफ्यूजन हो जाओगे। देखिएगा अब इस कार्य को कौन करेगा दोस्तों? बी करेगा। अब देखिएगा बी करेगा कितना? अब शेष कार्य 10 यूनिट एक कौन करेगा? बी करेगा। तो 10/2 बराबर कितने के? 5 दिन। 5 दिन, ठीक है, 5 दिन। अब कहा गया अगर ये पूछा जाता शेष कार्य को, अगर ये पूछा जाता शेष कार्य को बी कितने दिन में करेगा, तो शेष कार्य को बी 5 दिन में करेगा, शेष कार्य को। लेकिन पूछा गया है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? पूरा काम, कंप्लीट काम, देखिएगा पूरा काम 4 + 5 कर दीजिए। 4 + 5 बराबर कितने के? 9 दिन में। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा दोस्तों? 9 दिन में समाप्त होगा, कंप्लीट काम। ठीक है बालक, ये सब बहुत इजी सवाल हैं दोस्तों। ऐसे उत्तर प्रदेश पुलिस में सवाल पूछे जाएंगे और अभी से आप लोग लग जाइए, जुड़ जाइए सुपर वाईफाई क्लासेस से। ठीक है, देखिए गीता एक वस्तु विक्रय मूल्य से 4/5 मूल्य पर खरीदती है और उसे आरंभिक विक्रय मूल्य के 15% अधिक पर बेच देती, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। बात समझिएगा, गीता जो है, मान लीजिए देखिए इसमें डबल सीपी वाली बात हो रही है, डबल सीपी वाली बात हो रही है। मान ले रहे हम कोई वस्तु, मान लीजिए 100 का है, एक 4/5 पे गीता खरीद लेंगे। गीता खरीदेंगे कितने के? 80 के। माना था कि नहीं? एक का है आपका सीपी माना जाएगा, 80 सीपी। लेकिन देखिएगा यही का गीता एक वस्तु का विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीद लेती है। मतलब विक्रय मूल्य मान लीजिए 100 होगा, लेकिन 4/5 मूल्य 80 रुपये में खरीद लेती हैं। लेकिन विक्रय मूल्य के 15% लाभ पर बेचती हैं। मान लीजिए 100 बात, इसको 15% लाभ पर बेचती हैं, तो एसपी का हो जाएगा दोस्तों 115 हो जाएगा। अधिक पे बेचती हैं तो लाभ परसेंट बताइए। 80 खरीद के 115 बेचोगी तो लाभ कितने होगा दोस्तों? तो 35 का ना, 35 का। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 35 बटा कितना? 80 और गुणे कितना? 100। ये क्या हो गया दोस्तों? प्रॉफिट परसेंट। अब कटा दोगे 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 35 पंजे देखिएगा 55 25, 80 लगा 2, 5 15 2 17 बटा कितना? 4। ठीक है, अब इसको भाग दे दोगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? लगभग 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 43 है, हाँ तो ऑप्शन 75। ठीक है, 43.75%। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है बालक, ऐसे ऐसे सवाल बनेंगे, टेक्निकल टाइप सवाल बनते हैं, हल्का सवाल नहीं बनता। सवाल तो हल्के रहेंगे लेकिन थोड़ा टेक्निकल टाइप सवाल रहेंगे, मतलब अजीब टाइप लगेगा आपको, अरे यार ये कैसे है। ठीक है, ऐसे ही सवाल बनते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 21:4 है। अगर पानी की मात्रा 8 लीटर है तो मिश्रण में कुल मात्रा कितना होगा? एक मिश्रण वाटर मिल्क संबंधे वाटर कितना है दोस्तों? 21:4। अगर दे दिया गया है कितना? मिल्क बराबर कितने के? 4 के, तो पूरा कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 25 यूनिट। मिल्क बराबर इतने के बराबर कितना दे दिया गया? 8 के। ठीक है, या सॉरी यहाँ पानी की मात्रा दिया गया ना। देखिए, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 21:4 है, तो पानी की मात्रा 8 लीटर है, तो मिश्रण में कुल मात्रा बताइए। तो पानी की मात्रा दोस्तों कितना है? 8 लीटर है। अगर दूध 21 होगा तो पानी कितना है? अगर रेशियो में अगर दूध कितना होगा? 21 यूनिट होगा, तो पानी कितना होगा दोस्तों? 4 यूनिट होगा। लेकिन रियल में पानी कितना है दोस्तों? रियल में पानी कितना है दोस्तों? 8 है। तो यही 4 यूनिट बराबर 8 के, तो 25 यूनिट बराबर कितने? 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के? 2 के, तो 25 यूनिट बराबर कितने के? 25 गुणे
2 कितने के 50 लीटर के 50 लीटर। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों पूरा मिश्रण कितना है तो 50 लीटर है, ठीक है। अगर ये पूछा जाता दूध की मात्रा कितना है, सिर्फ दूध की मात्रा, तो 1 बराबर 2 के, तो 21 बराबर 21 दूना 42 लीटर के, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल है दोस्तों, देखिए एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसी दूरी को तय करने में व्यक्ति का कितना समय बच जाएगा। अब देखिएगा पहले कंडीशन कितना समय, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रहा था, 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा ना। देखिएगा अगर आप 40 किलोमीटर की दूरी तय करोगे, समय पहले टी निकाल लें, ठीक है। मतलब है कि 120 किलोमीटर, अगर देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी कितना 120 किलोमीटर और चाल कितना है 40 किलोमीटर, तो कितना आ गया दोस्तों 3 घंटा। 3 घंटा का मतलब होता है 180 मिनट, ठीक है। 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट, 1 घंटा में कितना मिनट 60 मिनट, तो 3 घंटा में 180 मिनट। इस बात से सहमत हो। अब देखिए 180 मिनट, तो पहले अब ये कहा गया है यदि गति में 25% की वृद्धि हो जाए। देखिए चाल में वृद्धि, चाल में जब वृद्धि हो गई कितना 25% की वृद्धि हो गई तो कितना कर दोगे। देखिए पहले चाल कितना दोस्तों 40, अब 25% वृद्धि हो जाएगी दोस्तों कितना 125 बटा 100, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय कितना लगेगा, टी बराबर दूरी तो वही 120 और बटा कितना 50, अब 0 0 से कैंसिल हो गया। अब कटा दीजिए 5 दूना 10, 2 सही 2 बटा 5, ठीक है। अब इसको घंटे में चेंज करोगे तो मिनट में, सॉरी यहाँ इतना घंटा आएगा, अब मिनट में चेंज करोगे बालक, मिनट में चेंज करोगे तो मिनट का आ जाएगा। देखिएगा मिनट में चेंज करोगे तो कितना 60 दूना 120 मिनट और प्लस यही 5 बटा 2, देखिएगा कितना 2 बटा 5, देखिएगा 2 बटा 5 गुड़े कितना 60, 5 का नाम 5 और 12 पंजे 60, 12 दूना 24 मिनट, 24 मिनट और जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा टोटल। देखिएगा टोटल आ जाएगा 144, ठीक है 144 मिनट। पहले 180 मिनट लगता था, अब 144 मिनट लगता है, तो समय की कितना बचत हुआ दोस्तों ना, यही कहा गया है। तो उसी दूरी को तय करने में व्यक्ति कितना समय बचाएगा, तो बचत टाइम जो रहेगा, बचत समय जो हो जाएगा 180 माइनस 144 बराबर कितने के, तो कितना 36 मिनट, ठीक है 36 मिनट के। कितने मिनट का बचत होगा दोस्तों 36 मिनट का होगा दोस्तों बचत होगा, ठीक है। इसको ठीक से लिख दें, देखिए कितने मिनट का बचत होगा दोस्तों 36 मिनट का। क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं, अगर हम चाहते शॉर्ट करा देते, लेकिन हाँ इसको सब ओरल कराना पड़ता, ठीक है, ये सब ओरल कराना पड़ता, यही सब ओरल हम करा सकते थे आराम से, लेकिन कहा है ना ऑफलाइन क्लास होता हम ओरल करा देते, ठीक है बालक, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। अब का 120 में का 40 भाग दोगे 3 घंटा नहीं आ जाएगा, ये सब ओरल नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हो ओरल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, और कमेंट जरूर करिएगा क्लास कैसे लगी आप लोग जरूर बताइए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू। सेव डायरेक्ट।